हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यालयम। और आज हमारी जो सीरीज़ है क्रैकिंग मैकेनिक्स, जहाँ पे हम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और वर्कशीट आपके लिए लेकर आया हूँ। और उसके अंदर हम दोबारा से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर हो पाए एंड यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस इन दी मैकेनिक्स। जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। यहीं से आप फिजिक्स को एक्चुअली में विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं एंड ये जो मैकेनिक्स है ये आप अपने आसपास हर जगह पा सकते हैं बाय सिंपली। अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मैकेनिक्स है, आप सीधा चल रहे हैं तो वहाँ पे मैकेनिक्स है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो वहाँ पे मैकेनिक्स है। तो हर जगह आपके पास में जो आप डेली लाइफ में चीज़ें करते हैं यू कैन फाइंड मैकेनिक्स प्लेइंग बहुत ही ज़रूरी रोल वहाँ पे प्ले कर रहा होता है इन मैकेनिक्स टू मेक दोज पर्टिकुलर थिंग्स हैपन। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पर आते हैं मैकेनिक्स के। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, a string is wrapped around a log of wood, ठीक है, and it is pulled with a force F as shown in figure. Choose the correct statement. Tension T in the string decreases with increase in theta. ये पहला है आपके पास में जो स्टेटमेंट दी गई है। एंड दूसरा है if tension T is greater than F, if theta is greater than pi by 3। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब भी इस तरह का जब हमारे को क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास में एक फिगर दी गई है जिसमें फोर्स F है और यहाँ पर आपके पास में ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इन दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर टेंशन दिखा देंगे। तो लेट अस ड्रॉ दी फोर्स टेंशन। यहाँ पर आपके पास में इस पे टेंशन फोर्स लग रही है और इस पे टेंशन फोर्स T लग रही है। अब ये जो टेंशन फोर्स T लग रही है यहाँ पर एक एंगल पर लग रही है, तो हम सर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस टेंशन फोर्स को रिजोल्व कर देंगे दो कॉम्पोनेंट्स में। हमेशा एंगल के साथ वाला होता है कॉस कॉम्पोनेंट, तो दिस विल बी T कॉस थीटा। ऊपर वाले कंपोनेंट और नीचे वाले कंपोनेंट की वजह से दिस विल बी 2t cos थीटा। और ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं इन दी वर्टिकल डायरेक्शन विच इज t sin थीटा एंड t sin थीटा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो अब हमारे पास में जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन थीटा। ओके, तो हमारे पास अगर हम देखें तो F विल बी इक्वल टू 2t cos थीटा। ओके, ठीक है, बिकॉज दिस पॉइंट हेयर सिंस हम टेंशन्स को मानते हैं कि आपके पास में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग्स मासलेस होती हैं, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग शुड बी जीरो। तो इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है F और 2t cos थीटा दैट शुड बी जीरो। तो अब हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ चुका है विच इज F इक्वल्स टू 2t cos थीटा, और यहाँ से हम टेंशन का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन T विल बी इक्वल्स टू F ओवर 2 cos थीटा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास में जो स्टेटमेंट है वो है टेंशन T इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन थीटा। ओके, तो जब हम बात करते हैं कि cos थीटा की वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ cos थीटा पे इसलिए है बिकॉज आपके पास में ये जो फोर्स F है ये मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ बिकॉज इसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, और ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है। तो अब जैसे जैसे आपके पास में थीटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की 1/√2। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है cos थीटा की वैल्यू घटती जाती है। तो अगर आपके पास में cos थीटा की वैल्यू घटती जा रही है तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो टेंशन इन दी स्ट्रिंग डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन थीटा, तो इसका मतलब आपके पास में स्टेटमेंट क्या हो गई है, गलत हो गई है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है आपके पास में टेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब दूसरे बोलते हैं टेंशन जो है F से बड़ा होगा, थीटा π/3 से बड़ा है। तो हमारे पास में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट थीटा ग्रेटर देन π/3। तो थीटा ग्रेटर देन π/3 की बात करें तो वी कैन टॉक फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो आपके पास में 60 डिग्री पे cos थीटा की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू पुट करता हूँ तो टेंशन T विल बी इक्वल टू F ओवर 2 इंटू 1/2। तो यहाँ से आपके पास में जो टेंशन T है वो F से बड़ी हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं आपके पास में एंगल थीटा को और बड़ा कर दूं इससे विच इज π/3, तो आपके पास में सपोजली 90 डिग्री ले लेते हैं। तो 90 डिग्री लेंगे तो आपके पास में क्या cos 90 कितना होगा, 0, और cos 90 0, तो आपके पास में टेंशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ओके, बट क्या टेंशन इस तरह से आपके पास में वेरी करती है, नहीं। टेंशन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ओके, जहां पर वो टेंशन क्यों आई है, बिकॉज वी आर स्ट्रेचिंग दिस एंड ऑफ द रोप। तो जहां पर भी आपके पास में जितनी भी आप फोर्स लगाओगे टेंशन अपनी वैल्यू को उतना ही एडजस्ट करके उसको बैलेंस कर देगी। तो यहाँ पे टेंशन कभी भी आपके पास में F से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आपके पास में ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो वी हैव बोथ द आंसर्स एज रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है।
ओके अदरवाइज अगर आप इस एक्सप्रेशन से जाएंगे तो वहां पे आप सोच सकते हो कि हाँ कि भाई स्टेटमेंट 2 ट्रू है, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा और यहाँ पे फोर्स कम, तो आपके पास में दिस पॉइंट विल हैव एक्सेलरेशन, वेयरएज दिस पॉइंट कैन नेवर हैव एक्सेलरेशन बिकॉज ये मासलेस है। ओके तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके नाउ द क्वेश्चन इज अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट व्हिच गोज अप and comes down with the same constant acceleration. If the ratio of the apparent weights in the two cases is 2:1, then the acceleration of the lift is okay. तो ये जो क्वेश्चन है this is based on the concept of apparent weight of a man in a lift, जहां पर हम आपके पास में जो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होती है तो वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं सूडो फोर्स। तो जैसे कि हमारे पास में यहां पर मैन है तो ये मेरे पास में एक लिफ्ट है एंड दिस इज माई मैन हु स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट। ये मेरा मैन है जो कि आपके पास में लिफ्ट में स्टैंड कर रहा है। अब अगर ये लिफ्ट आपके पास में ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो इस मैन के ऊपर अगर मैं फोर्सेस देखूं तो यहाँ पर इस पे फोर्सेस जो आ रही हैं वो आ रही है नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स आ रही है mg, और अब मैं एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ विच इज सूडो फोर्स ma। सूडो फोर्स हमेशा आपके पास में ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन लगता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेट कर रहा है। ओके तो सूडो फोर्स ma नीचे लग गया, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg प्लस ma। अब नेक्स्ट केस जो है वो ये है कि आपके पास में जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आती है विद एन एक्सेलरेशन a, तो उस केस में जो सूडो फोर्स है वो कहाँ लग जाएगी, वो लग जाएगी ऊपर की तरफ। तो जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स नीचे, अब जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो सूडो फोर्स ऊपर, तो उस केस में आपके पास में यहाँ पर ये जो ma है वो ऊपर लगेगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा नॉर्मल फोर्स का हम बना लेते हैं दोबारा कि दिस इज माई मैन एंड नाउ इट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a। तो अब आपके पास में इस पर नॉर्मल फोर्स, इस पर ma और यहाँ पर आपके पास में mg, इसको हम नॉर्मल फोर्स 1 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं n2। तो बोला है द रेशियो ऑफ एपरेंट वेट्स, एपरेंट वेट्स का मतलब है रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्सेस या नॉर्मल रिएक्शंस। ओके तो हमारे पास में हमें पता है mg प्लस ma डेफिनेटली बड़ा है mg माइनस ma से, बिकॉज यहाँ पर n2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में mg माइनस ma। तो जरा रेशियो लेते हैं इनका, तो जब इनका रेशियो लेंगे तो आपके पास क्या होगा बच्चों, mg प्लस ma ओवर mg माइनस ma इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आपके पास में m से m कैंसिल, सो g प्लस a विल बी इक्वल टू 2g माइनस 2a, सो यू हैव 3a इक्वल टू g। सो हमारे पास में यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ रही है वो निकल के आती है g/3। अब अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मानूं तो 10/3 विच विल बी इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, विच इज माय ऑप्शन ए। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है आपके पास में सूडो फोर्स का, और वो कब लगती है? जब आप किसी भी एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं विच इज एक्सेलरेटिंग, और किस डायरेक्शन में लगती है? हमेशा उस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a load attached to the end of a spring and in equilibrium produces 9 centimeter extension of spring। तो अब ये spring का क्वेश्चन आ गया है। Okay, if the spring is cut into 3 equal parts and one end is fixed at O and other ends are fixed to the same load, the extension in centimeter of the combination in equilibrium now is okay। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा क्या कह रहा है कि आपके पास में पहले एक स्प्रिंग है, तो हम एक स्प्रिंग बना लेते हैं और उससे मैंने एक मास m को मैंने यहाँ पर आपके पास से सस्पेंड कर दिया है। नाउ ये आप यहाँ पर आपके पास में ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है दिस इज एन इक्विलिब्रियम, और ये जो मास है स्प्रिंग के अंदर 9 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ की एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर mg लग रहा है और यहाँ पर आपके पास स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, जिसमें mg विल बी इक्वल टू हाउ मच, kx, और यहाँ पर x जो है दैट इज 9 सेंटीमीटर ऑफ द एक्सटेंशन। तो हमारे पास में mg विल बी इक्वल टू k इंटू 9/100। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई है फ्रॉम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मुझे क्वेश्चन में दी गई है। अब उसने क्या बोला, अब उसने स्प्रिंग को 3 हिस्सों में काट दिया। तो जब उसने स्प्रिंग को 3 हिस्सों में काटा तो आपके पास में 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो अब मेरे पास में ये जो तीनों स्ट्रिंग्स हैं, मतलब स्प्रिंग्स है सॉरी, इनको उसने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और अब आपके पास में जो मास m है वो तो उतना ही रखा है इसने। तो अब उसने आपके पास में इन स्प्रिंग्स के अंदर इलोंगेशन पूछी है। तो जब भी आप स्प्रिंग्स को कट करते हैं तो हमारे पास में जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं उनकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है वो हमेशा आपके पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है।
तो यहाँ पर आपने इस स्प्रिंग के 3 हिस्से करे हैं, तो इसका मतलब आपके पास में ईच ऑफ द 3 स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अब आपके पास कितना बन जाएगा 3k, क्योंकि मैंने बोला था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो अब l/3 डालोगे तो 3 टाइम्स बन जाएगा। तो अगर लेंथ l का स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो l/3 लेंथ का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 3k होगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास में ये स्प्रिंग जो है ये इलोंगेट होंगे ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो हमारे पास में ये जो स्प्रिंग्स हैं ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल इलोंगेशन इनके अंदर आएगा, सपोजली x1 x1 x1। तो हमारे पास में क्या आ गया, 3k टाइम्स x1 का 3 टाइम्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, mg। तो अब यहां से लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1 एज दिस विल बी mg ओवर 9k। अब mg ओवर 9k की अगर हम बात करें तो यहां से mg ओवर 9k इज इक्वल टू 1/100। तो ये 1/100 इज मीटर्स, अगर सेंटीमीटर्स में बात करेंगे तो mg ओवर 9k इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 1 सेंटीमीटर। सेम एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो एक्सटेंशन इन द कॉम्बिनेशन विल बी हाउ मच, 1 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि आपके पास में जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो वहाँ पे जो स्प्रिंग है उसके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अगर आप यहाँ पर 4 टाइम्स कट करते तो वहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग का आ जाता 4k 4k 4k। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है 2 kg। तो वो आप इधर इमेज में देख सकते हैं कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर जिसका मास है आपके पास में 2 kg। ओके, अब यहाँ पर उस सॉलिड स्फीयर को बोला गया है कि इट इज रेस्टिंग इनसाइड अ क्यूब एज शोन फिगर, v is equals to 5t I cap plus 2t j cap meter per second. Here t is time in seconds. All surfaces are smooth. The sphere is at rest with respect to cube. What is the total force exerted by sphere on the cube? तो यहाँ पर जो स्फीयर है वो कुछ आपके पास में दे दी गई है, कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, which is 5t I cap plus 2t j cap. तो यहाँ से what is the total force exerted by the sphere का मतलब है कि स्फीयर के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही हैं वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। और यहाँ पर जब स्फीयर एक वेलोसिटी से चल रहा है, वेयर द स्फीयर सॉरी जो क्यूब है वो एक वेलोसिटी से चल रहा है, जहाँ पे क्यूब आप देख सकते हैं उसकी वेलोसिटी आई कैप में भी है और उसकी वेलोसिटी जे कैप में भी है, और वो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होती है तो वहां पर हमें पता है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और जब आपके पास में एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और यहाँ पर आपके पास में क्या लग जाएगी, सूडो फोर्स। तो सबसे पहले हम इस क्यूब की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं dv/dt से। तो वी विल डू dv/dt, सो दिस विल बी 5i कैप प्लस 2j कैप। तो इसका मतलब ये आपके पास में जो क्यूब है कि इसके पास 2 एक्सेलरेशंस हैं, एक है आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, और एक है आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है और यहाँ पर आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। तो इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ और यहाँ पर सूडो फोर्स लग जाएगा इधर। अब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्यूब की बात जब हम करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स N1 आएगा और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स N2 आएगा और इस स्फीयर का एक mg भी आएगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो होगी मास टाइम्स 5 और यहाँ पर जो आपके पास में फोर्स लग रही होगी ड्यू टू दी एक्सेलरेशन वो होगी मास टाइम्स 2। तो अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल फोर्सेस लिखूँ तो N1 विल बी इक्वल टू मास टाइम्स 5 एंड मास ऑफ द स्फीयर कितना दिया हुआ है मुझे, 2 kg। सो दिस इज 2 into 5 विच इज हाउ मच, 10 न्यूटन। तो मेरे पास में इन दिस डायरेक्शन आपके पास में जो क्यूब है वो स्फीयर पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी देख लेते हैं कि कितनी फोर्स आ रही है। N2 विल बी इक्वल टू mg प्लस m टाइम्स 2, m is 2 into 10 plus 2 into 2 which is coming out to be 24 न्यूटन। तो ये आपके पास में N2 आ गया है, तो दिस इज 24 न्यूटन एंड दिस वाज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 10 न्यूटन। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल फोर्स। जब टोटल फोर्स की बात करते हैं तो N1 और N2 का हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, बाय वेक्टर सम। तो आपके पास में ये दोनों जो N1 और N2 है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो नेट फोर्स F नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 576 प्लस 100, 24 का स्क्वायर इज 576 एंड 10 का स्क्वायर इज 100, दिस कम्स आउट टू बी 676। 676 का कुछ अंडर रूट होता है, बिल्कुल होता है 26 न्यूटन। तो आपके पास में जो फोर्स क्यूब स्फीयर के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है वो है आपके पास में 26 न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है,
तो यहाँ पर अगेन आपके पास में कॉन्सेप्ट आ गया है किसका, सूडो फोर्स का, बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में वो स्फीयर रेस्ट पर है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और वो क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियसली एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 4.5 मीटर अपार्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज एज शोन। तो आपके पास में ए से एक पार्टिकल चल रहा है बी की तरफ विद सम वेलोसिटी, और यहीं पर आपके पास में जो बी है वो परपेंडिकुलर चल रहा है ए बी के, और जहां पर ए से जो पार्टिकल चल रहा है उसकी वेलोसिटी है 1.5 और बी से जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी है 1.125। तो आपसे जो पूछा है वो पूछा है द इंस्टेंट व्हेन दे आर नियरेस्ट। तो कौन सा इंस्टेंट होगा जब आपके पास उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा। ओके, सो बेसिकली उनके बीच का जो डिस्टेंस उसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां से आपके पास में जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से, और यहां से जो भी कोई चल रहा है वो चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 1.125 मीटर पर सेकंड से। तो अब अगर हम देखें तो आपके पास में ये जो आपके पास में डिस्टेंस यहां पर है ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास में जो डिस्टेंस ए डैश है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 टाइम्स टी। तो डिस्टेंस ए डैश बी कितना हो जाएगा, मेरे पास डिस्टेंस ए डैश बी हो जाएगा 4.5 माइनस 1.5 टी। ओके, अब इसी तरह से बी से बी डैश का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, बी बी डैश डिस्टेंस हो जाएगा 1.125 टी। तो अब मुझे कौन से डिस्टेंस को मिनिमम करना है, ए डैश बी डैश वाले डिस्टेंस को मिनिमम करना है। तो ए डैश बी डैश वाला डिस्टेंस अगर मैं निकालने जाऊं तो ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बिकॉज यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो दिस विल बी ए डैश बी का होल स्क्वायर प्लस बी बी डैश का होल स्क्वायर। तो अब लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो अंडर रूट 4.5 माइनस 1.5 टी का होल स्क्वायर प्लस 1.125 टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इस डिस्टेंस को मुझे मिनिमम करना है, और जब भी हमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम या फिर कंडीशन ऑफ मिनिमम निकालनी होती है तो जिस भी चीज को आपको मैक्सिमम करना है, जिस भी चीज को आपको मिनिमम करना है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0। तो यहां पर भी आपके पास में जो एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन आप कितना कर देंगे, 0। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 करते हैं जरा। तो अगर मैं सिंपली इस अंडर रूट को हटा दूं और आपके पास में सिर्फ अंदर वाली चीज को भी डिफरेंशिएट करूं तो भी यू विल गेट टू द आंसर। ओके, बिकॉज ये वाली चीज मिनिमम तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मिनिमम, तो 4.5 माइनस 1.5 टी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2 टाइम्स 4.5 माइनस 1.5 टी इंटू माइनस 1.5 टाइम्स टी, एंड इसका जो आपके पास में डिफरेंशिएशन होगा वो होगा आपके पास में 1.125 होल स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स टी। ओके, तो अब यहां से आप कैलकुलेशंस अपनी कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टी। तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर एक टाइम टी तो आपके पास में क्या हो रहा है, कैंसिल, ओ सॉरी, यहाँ पर आपके पास में हल्की सी हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर मैं टाइम टी वाली टर्म्स को एक साथ ले आता हूँ और बाकी टर्म्स को अलग। सो दिस विल बी 9 माइनस माइनस प्लस 1.5 इंटू 1.5, अच्छा 2 भी कैंसिल हो रहा है तो इसको भी मुझे करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 4.5 इंटू माइनस 1.5 प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस 1.125 होल स्क्वायर टाइम्स टी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टी। अब जब आप कैलकुलेशंस करेंगे एंड यू विल अप्रोच टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ टाइम टी, तो वो करीब करीब जो इंस्टेंट है वो आपके पास में कितना आएगा, अगर ऑप्शंस देखें हम तो वो आपके पास में नियरली 2 सेकेंड्स के करीब आएगा। सो दी ऑप्शन विल बी 2 सेकेंड्स, और यहाँ पर जो हमने अप्रोच लगाई है वो है नियरेस्ट डिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाला और फिर उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। जब भी आपको किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये मैथ्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी एप्लीकेशन हम फिजिक्स में यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपके पास में पुली मास सिस्टम आ गया है, जहां पे बोला है द पुल पी इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द 14 न्यूटन ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। तो अगेन इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। ओके, तो पुलीज आर आइडियल, फाइंड द टेंशन इन द अपर केबल। तो अपर केबल मेरे पास में ये है, इसके अंदर हमें टेंशन निकालना है। अगर इस एंड ऑफ द स्ट्रिंग पर मैंने फोर्स पी लगा रखी है तो मुझे पता है इस पुली, इस रोप के अंदर भी जो आपके पास में फोर्स आ रही होगी वो आपके पास में कितनी आ रही होगी, पी। तो इस पुली पर आपके पास में नीचे की तरफ पी और यहां पर भी पी, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 2p। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर 2p है तो यहां पर भी 2p, ये 2p 2p तो ये 4p, तो यहां पर भी आपके पास में 4p।
तो अब आपको क्या देखना है, आपको बोला गया है कि आपके पास में इक्विलिब्रियम पे है, तो अपर केबल में जो आपके पास में आ रही है वो 8p आ रही है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो मुझे पता है नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, 14 न्यूटन। सो दिस इज 4p 2p 6p प्लस p, हाउ मच, 7p। तो 7p इज हाउ मच, 14 न्यूटन्स, तो p इज हाउ मच, 2 न्यूटन्स। सो p 2 न्यूटन्स, 8p 8 इंटू 2 विल बी हाउ मच, 16 न्यूटन। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है हमारे पास में। बस वहां पे आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगर मैं किसी भी एंड ऑफ स्ट्रिंग को किसी फोर्स से अप्लाई कर रहा हूं तो उतनी ही टेंशन फोर्स आपके पास में स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होती है। और सिंस पुलीज आर आइडियल तो उसका मतलब मासलेस, तो उन पे भी नेट फोर्स 0, इसलिए p तो यहां पर 2p। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम आपके पास। और नेक्स्ट सवाल है आपके पास में मंकी का। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आपके पास में मंकी वाले, ये आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, जहां पे देयर आर 2 मंकीज जो कि एक रोप के ऊपर है और एक मंकी ऊपर जा रहा है और दूसरा वाला मंकी नीचे जा रहा है। कुछ ऐसा ही सवाल यहाँ पर है और ये सवाल बहुत परेशान भी करते हैं हमें। तो आज के बाद आई गेस ये सवाल आपको परेशान नहीं करने वाला है, बिकॉज हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो हमारे पास में क्या बोला गया है, 2 monkeys of masses 10 and 8 kg are moving along a vertical rope, the former climbing up with an acceleration। तो जो आपके पास 10 kg वाला है जो ऊपर की तरफ है वो ऊपर जा रहा है with an acceleration of how much, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जहां पे नीचे वाला जो मंकी है वो आपके पास नीचे जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन द रोप एट द फिक्स्ड सपोर्ट। तो जहां से वो रस्सी बंधी हुई है, टंगी हुई है बिल्कुल, वहां पर आपको टेंशन निकालनी है। तो यहां पर मैं आपके लिए इस सिचुएशन को बनाता हूं कि आपके पास में आप देख सकते हैं दीज आर दी, ये आपके पास में एंड ऑफ द स्ट्रिंग है जिस पर मुझे टेंशन निकालनी है, और यहां पर मेरे पास में एक मंकी है और यहां पर मेरे पास में एक दूसरा मंकी है हु इज गोइंग डाउन। ठीक है, ये नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑफ दिस मंकी हियर इज 10 kg एंड मास ऑफ दिस मंकी हियर इज 8 kg। तो अब मुझे आपके पास में यहां पर इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो अगर मैं इस मंकी की बात करूं तो इस पर यहां पर लग रही होगी टेंशन T फोर्स, जिसको मैं T1 ले लेता हूं। यहां पर लग रहा है आपके पास में mg और यहां पर नीचे इस पर एक और फोर्स लग रही होगी टेंशन T2। सिमिलरली आपके पास में ये है फोर्स mg और यहां पर आपके पास में इस पर फोर्स लग रही है टेंशन T2। ओके, क्लियर है? तो अब अगर हम देखें तो जो नीचे वाला मंकी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो जब नीचे वाला मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो फोर्स टेंशन T2 मंकी पर है और ये जो mg फोर्स है ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस। तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा T2 इक्वल्स टू 8 टाइम्स 10 विच इज हाउ मच, 80 न्यूटन्स। तो इस मंकी की वजह से जो रोप के अंदर टेंशन आ रही है वो आ रही है 80 न्यूटन की। ओके, क्लियर? अब हम आ जाते हैं आपके पास में मंकी 1 पर जो कि 10 kg वाला है, उस पर टेंशन T1 ऊपर, mg नीचे और टेंशन T2 भी नीचे, बट अब वो मंकी जो है वो आपके पास एक्सेलरेट कर रहा है। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज 10 टाइम्स a कितना है 2। तो अब यहां पर हम T1 हमें नहीं पता, mg पता है बिल्कुल विच इज 100, T2 पता है विच इज हाउ मच, 80। mg किसका है, इसका मंकी का, विच इज 100, 10 इंटू 10 विच इज 20। तो यहाँ से T1 माइनस 180 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से T1 कितना आ गया, 200 न्यूटन्स। अब इस एंड ऑफ दी स्ट्रिंग पर T1 200 है तो यहां पर भी आपके पास में कितना होगा, T1 को 200 होना पड़ेगा। ओके, तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द अपर फिक्स्ड एंड कितना हो गया आपके पास में, 200 न्यूटन्स। तो जब भी आपके पास में मंकी वाला केस होता है तो वहां पर आप सिंपली उन मंकीज को अलग अलग तरीके से सॉल्व करिए, जहां पे आपके पास जो रोप बिटवीन दी मंकीज है वहां पे टेंशन चेंज हो जाती है, बिकॉज उन दोनों मंकीज का जो मोशन है वो कुछ अलग तरीके से है। एंड टेंशन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेती है। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जरा क्या कह रहा है कि आपके पास में एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 10 मीटर्स और उसका मास गिवन है 20 kg। तो अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग का एक मास दे दिया गया है। अब तक हम जितनी भी स्ट्रिंग्स के साथ डील करते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स और पुलीज होते हैं, उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो मासलेस होती हैं। तो अब जब स्ट्रिंग का मास आ गया है तो देयर हैज टू बी सम चेंजेस। उस चेंज को हमें समझना पड़ेगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं और क्या कह रहा है कि इस स्ट्रिंग पर आपने एक फोर्स लगा दी है 200 न्यूटन की और ये एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज। तो हमसे जो पहली जो चीज पूछी गई है वो है कि भाई
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन बता दीजिए। अब स्ट्रिंग के पास मास है तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही होगी, इसीलिए इसके अंदर आपके पास फोर्सेस लग रही हैं और उसकी वजह से ही नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन हम लगाएंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया जाता है तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पर सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर mg लग रहा है जिसका एक कॉम्पोनेंट आ रहा होगा अलॉन्ग द इंक्लाइन विच इज mg sin 30 और एक आ रहा होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन विच इज mg cos 30, जिसको बैलेंस करने के लिए आपके पास नॉर्मल फोर्स है। तो अब मुझे पता है कि ये वाली जो फोर्स F है ये इस रोप को ऊपर की तरफ लेके जा रही है क्योंकि मुझे F का मैग्नीट्यूड गिवन है 200 न्यूटन। अब यहाँ पर जो रोप है उसका mg तो 200 न्यूटन है बट उसके साथ sin 30 लग गया है विच इज 1/2, सो 200 न्यूटन mg sin 30 से बड़ा है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है रोप। ठीक है, तो अब जरा कैलकुलेशंस करते हैं अपनी। तो कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा कैपिटल F माइनस mg sin 30 will be equals to mass times acceleration. So capital F is 200 minus mg is also 200 and sin 30 is 1/2 which is mass which is 20 times a. तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आया 100. So 200 minus 100 equals to 20a. So 100 equals to 20a. तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट 2 मीटर फ्रॉम एंड ए। सो अब तक हमने जब भी इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग्स की बात करी है तो वहां पे हर एक पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग पर टेंशन जो होती है वो सेम होती है, लेकिन यहां पर जब सवाल पूछा गया है कि 2 मीटर दूरी पर टेंशन कितनी होगी तो उसको हमें समझना होगा। जब ये बोल रहा है कि इस एंड ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पर टेंशन फोर्स कितनी होगी तो हमने लगा दिया कि इस पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स होगी वो टी होगी। मुझे कैसे पता लगा कि टेंशन फोर्स ऊपर होगी, बिकॉज ये जो आपके पास में पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग है ये अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहता है तो टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी। ओके, तो इसलिए इस पॉइंट पर आपके पास टेंशन ऊपर की तरफ लगी है। अब यहां पर जो टेंशन है अगर 4 मीटर पे होगी तो कुछ अलग आएगी, बिकॉज वहां पर जिस मास को वो टेंशन ऊपर खींच के लेके जा रही है वो बढ़ गया तो टेंशन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब भी आपके पास एक स्ट्रिंग आएगी जिसका कुछ मास है तो वहां पर उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन अलग अलग आती है, वेराज जब स्ट्रिंग आती है एक मासलेस तो वहां पे हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होती है वो सेम होती है। ओके, तो अब यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो अब हमारे को कौन सी स्ट्रिंग को कंसिडर करने की जरूरत है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग को कंसिडर करने की जरूरत है, सिर्फ इतना पोर्शन। तो आगे की तरफ टेंशन फोर्स टी लग गई है, पीछे की तरफ इसका जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो लग रहा होगा, और अब इसका कितना मास है उसके लिए हमें यूज करनी होगी इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 10 है तो मास कितना है 20 kg। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम कि 10 मीटर्स अगर लेंथ था तो मास कितना था 20 kg, 1 मीटर होगा तो मास कितना होगा 2 kg, सो अगर 2 मीटर्स होगा तो मास कितना होगा 4 kg। तो सिंपल यहां पर हमने जो यूज करा है वो है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितना पोर्शन आप लेते जाओगे उतना ही कोरस्पॉन्डिंग उसका मास आएगा। तो अब मेरे पास यहां पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कोरस्पॉन्डिंग टू 4 kg मास लग रहा होगा, तो उसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सो इक्वेशन बनेगी T माइनस m डैश g sin 30 इक्वल्स टू ma। T minus m dash which is 4 into 10 sin 30 is 1/2 equals to 4 into acceleration 5। कैलकुलेशंस करते हैं जरा। so T minus 20 equals to 20, so T is equals to 40 न्यूटन। so आपके पास टेंशन एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम एंड ए की वैल्यू कितनी आ रही है 40 न्यूटन। एंड आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जब रोप का मास आ जाता है या स्ट्रिंग का एक मास आ जाता है तो वहां पे टेंशन हर एक मतलब डिस्टेंस पर अलग अलग होती है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक स्प्रिंग का क्वेश्चन आ गया है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर जो आप चीज आइडेंटिफाई कर रहे हो वो ये है कि यहाँ पे बोला गया है स्प्रिंग विद कांस्टेंट के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास m। तो अगेन स्प्रिंग का कुछ मास दे दिया गया है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में या फिर वर्क पर एनर्जी में, वहां पे हर जगह जो स्प्रिंग होता है उसका मास नहीं होता।
बट यहाँ आपको स्प्रिंग का मास दे दिया गया है। तो इससे पहले हमने रोप का मास लिया और हम उसी तरह से यहाँ पर स्प्रिंग का भी एक मास m ले रहे हैं। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसकी फ्री लेंथ है l, फ्री लेंथ l का मतलब नेचुरल लेंथ है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डाला गया है बिकॉज जब आपके पास स्प्रिंग को आपने वर्टिकली एक्सटेंड या सस्पेंड कर दिया है तो वहां पर उसके खुद का वेट की वजह से उसके अंदर क्या डेवलप होगी, एक फोर्स, और उस वेट की वजह से नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन आनी चाहिए, बिकॉज जब वो नेचुरल लेंथ पर है तो उस पर नेट फोर्स कौन सी लग रही होगी, mg डाउनवर्ड्स, और इस mg की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक इलोंगेशन आनी ही चाहिए। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट होता है आपके पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो अभी तक हमने जहां जहां पे फोर्सेस की बात करी है वहां फोर्सेस वर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन, बट अब इस केस में ये जो फोर्स हमारे पास है विच इज mg, वो आपके पास स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आपको एक्सेलरेशन के बारे में ना सोच के आपको किस बारे में सोचना है कि यार खुद की वेट की वजह से जो स्प्रिंग है वो कितना एक्सटेंड हो गया या कितना इलोंगेट हो गया। और अगर हम इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप समझ सकते हो कि कोई भी स्प्रिंग मासलेस नहीं होता, तो जब आप उसको सस्पेंड करोगे वर्टिकली तो उसके अंदर उसके वेट की वजह से कुछ ना कुछ तो एक्सटेंशन आएगी। तो टोटल एक्सटेंशन जब आप निकालोगे किसी भी स्प्रिंग के अंदर तो जो फोर्स आपने लगाई उसकी वजह से प्लस उसकी वेट की वजह से, बट यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, फोर्स mg। तो यहां पर दो चीजें जो मैंने बोली, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो बराबर होता है एक कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन। तो ये दोनों चीजें क्या होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है आपके पास फोर्स ओवर एरिया, दिस इज सम कांस्टेंट जिसको मैं k ले लेता हूं, और स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितना चेंज इन लेंथ आ गया, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर डेल्टा एल, और इनिशियली उसकी कितनी लेंथ थी और वो कितनी है आपके पास में एल। तो ये मेरे पास रिलेशनशिप होता है किसके लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ इलोंगेशन आपके पास आ रही है। बट यहां पर आपको थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है कि ये जो फोर्स इन दी स्प्रिंग जब हम यहां पर देख रहे हैं और ये जो इलोंगेशन हम देख रहे हैं, तो स्प्रिंग का क्या है, मास है पूरे का, तो हर एक पोर्शन पे आपको इसकी इलोंगेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज हर पोर्शन कुछ ना कुछ आपके पास। तो यहां पर आप जब इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर एवरी पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग हैज सम मास, तो उसके अंदर जो इलोंगेशन होगी वो कुछ आएगी, फिर अपर वाले पार्ट में कुछ इलोंगेशन आएगी, फिर अगेन अपर वाले पार्ट में कुछ इलोंगेशन आएगी। तो सारी इलोंगेशंस को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब इस तरह से जब हम सारी इलोंगेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे को एक ही चीज समझ में आती है और वो है इंटीग्रेशन। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर ये जो स्प्रिंग है इसकी मैं फिगर बना देता हूं और इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये एक स्प्रिंग है जिसकी आपको लेंथ L दे दी गई है। तो मैं इस एंड ऑफ द स्प्रिंग से एक डिस्टेंस x पर एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूं dx। तो अब इस पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग पर इतना जो वेट ऑफ द स्प्रिंग है वो एक्ट कर रहा होगा, तो इस वेट की वजह से आपके पास कुछ इलोंगेशन आएगी। अगर इसी पोर्शन को मैं ऊपर ले लेता हूं तो पूरा नीचे वाला स्प्रिंग का जो वेट है वो इलोंगेशन लेके आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हर एक पार्ट ऑफ द स्प्रिंग पर इलोंगेशन कुछ अलग अलग आएगी और उन सारी इलोंगेशंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब जब भी हम ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स लेते हैं और उनके अंदर एडिशन वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब इस पर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ इतने पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग की वजह से लग रही है। तो पूरे एल लेंथ का मास कितना था, m, 1 का कितना होगा, m/l। तो x लेंथ का जो मास होगा वो कितना होगा, m/l इंटू x, बिकॉज जो मास था वो अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो ये मेरे पास में फोर्स आ गई विच विल बी m/l x टाइम्स g, ओके, ओवर एरिया इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट जिसको मैंने k ले लिया था। अब यहां पर इस पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग के अंदर कितनी इलोंगेशन आई उसको मैंने ले लिया dy, और इसकी खुद की इनिशियल लेंथ कितनी है, dx। सो यहां पर इलोंगेशन इन द स्प्रिंग को मैंने लिया है dy, और इनिशियली जो पार्ट ऑफ द स्प्रिंग जिसके अंदर इलोंगेशन मैं देखना चाह रहा हूं उसको मैंने क्या लिया है, dx। तो अब आप क्या करेंगे, इस dx को इस तरफ ले जाएंगे। सो m/l x टाइम्स g इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स dy। याद रखिए कि यहां पर ये जो कांस्टेंट है ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये मैंने कुछ कांस्टेंट लिया है क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अभी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, ओके। तो अब इसको मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट,
और ये जो x है उसको मैं 0 से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, लेंथ l तक। तो लेट अस इंटीग्रेटेड, तो m g l x स्क्वायर ओवर 2 विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स y। तो यहां पर लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज l, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m g l स्क्वायर ओवर, ओके वी हैड एरिया ऑल्सो, एरिया टाइम्स लेंथ ट्वाइस इक्वल्स टू k टाइम्स y। l से l कटा, सो यहाँ से हमारे पास में जो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग आ गया है वो आ गया है mgl बाय 2a टाइम्स k। सो ये मेरे पास में इलोंगेशन इन द स्प्रिंग आया है, और यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया ऑफ द वायर है जिसका वो स्प्रिंग बना हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ इलोंगेशन इन द स्प्रिंग आया, और यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि खुद की वेट और खुद की वजन की वजह से कोई भी एक स्प्रिंग जो होता है वो कुछ ना कुछ इलोंगेट होके रहता ही है। ओके, आगे जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो चैप्टर है उसको जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो मैंने यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट लिया है प्रोपोर्शनैलिटी, उसको बेसिकली हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो अभी उस पर्टिकुलर डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फोर्स का एक दूसरा काम करके दिखा रहा था, क्योंकि अभी तक हमने फोर्स का एक ही काम देखा है विच इज टू एक्सेलरेट, और जब हम स्प्रिंग्स के अंदर इलोंगेशन भी करते हैं तो वहाँ पे मास ऑफ द स्प्रिंग्स को नहीं मानते। बट यहाँ पर सिंस स्प्रिंग का मास है तो हमें समझ में आ रहा है कि उसके खुद की वजन की वजह से वो कुछ इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, एंड आई गेस ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज इसके अंदर हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करे जिनके अंदर फोर्सेस लग रही हैं, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा विच इज कि जब स्ट्रिंग के पास मास होता है और स्प्रिंग के पास मास होता है तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू रिकमेंड आवर चैनल टू योर